हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के क्लास में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। मैं आशा करता हूं कि इसके पहले जो हम लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ा अकाउंट्स के अंदर, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करा और इसको समझा रहेगा, और टेस्ट वेस्ट अपना जो भी होमवर्क वगैरह है वो अपने कंप्लीट करा रहेगा। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 से। ओके। और चैप्टर 7 बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, तो आज को ही कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप कर दे, जिससे हम लोग कल नया चैप्टर पे बढ़ेंगे। कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर हम लोग का सिलेबस थोड़ा सा अकाउंट्स में पीछे चल रहा है, बिजनेस स्टडी में थोड़ा सा आगे है। कोई बात नहीं, बिजनेस स्टडी को जैसा चल रहा है चलने दीजिए, बिकॉज क्या है कि बिजनेस स्टडी में तुम्हारा टीचर बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा आगे चल के। तो उस केस में अगर हम लोग डिटेल में, क्योंकि देखो मेरे यहाँ सबसे बड़ी, मेरे सामने मजबूरी मजबूरी क्या बोलूँ यार, बड़ी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग सिलेबस को जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर को कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, जैसे उसको पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द स्कूल, ठीक है, तो स्कूल में क्या हो जाता है कि चीज़ें उल्टी हो जाती है। वहाँ पे टीचर को पता है अगर हमको कल तक में सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो करेगा। वहाँ बस टारगेट अचीव करने की कोशिश की जा रही है। अब बच्चे को उसे शर्म समझ में आता है नहीं आता है, कॉन्सेप्ट उसका बनता है नहीं बनता है, ठीक है ना, कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी स्कूल के टीचर को फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे भाई, मेरे को तो पड़ता है ना, मेरे को तो पड़ता है। तुम लोगों के कॉन्सेप्ट से फर्क, तो जो जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही चलने दो, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बस भरोसा रखो। देखो यार, मुझ पे भरोसा नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि स्कूल का टीचर तुम्हारा बर्बाद करने का हर वो फील्डिंग सेट करके रखा है। हो सकता है तुम्हारा कल एक टेस्ट हो जिसमें वो चैप्टर आ रहा हो जो कि मैंने अभी कवर नहीं किया है। कोई बात नहीं, तुम उसको बेरेटाफिकेशन करके दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर बहुत ही तेज करके दूंगा, ठीक है, तो फिर समझ लो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए क्रिएट हो जाएगी। ओके। तो ऐसा कुछ टेंशन लेना नहीं है। और ऑफ कोर्स यार, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, मेरे साथ जो बच्चे चल उनके लिए बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में जो बच्चे, उनके लिए तो पूरी प्री रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, तो फिर तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो। और ये बैच को मैंने रिकॉर्डेड रखने का सबसे बड़ा निर्णय इसलिए भी लिया था, बिकॉज मुझे पता था कि जब भी लाइव होता तो हम लोग की स्पीड और ज़्यादा डाउनग्रेड होती है। बिकॉज क्या है ना कि देखो, यहाँ पे जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे डाउट्स आएंगे, तुम्हारे रिलेवेंट क्वेश्चन अगर आएंगे तो मुझे वो बताना है, मैं उसको छोड़ कर नहीं जा सकता। बट जब बात आती है स्कूल में, तो स्कूल में यार ऐसा नहीं होता। कई बच्चे हैं ना, मैं कई बच्चों से बात करता हूँ, वो इसलिए भी स्कूल जाके निश्चिंत रहते हैं क्योंकि उनको पता है यार घर जाएंगे, टीचर हमारे जो है जिनसे पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे तो मुझसे पूछ लेंगे, सर तो बताने वाले हैं ही घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे झेल लेते। तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर इसलिए आता है बिकॉज तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हारा भाई जो है वो तुमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा। लेकिन भाई सोचो ना, अगर मैं भी उनकी तरह करने लग जाऊंगा या फिर फास्ट थोड़ा हो जाऊंगा, तो फिर तुम कहाँ से फिर होप रखोगे। और जो प्रॉमिसिंग मेरी थी बैच को शुरू होने से पहले, और बीइंग अ टीचर, जिस दिन मैं टीचर बना, यही की कसम खाया था कि किसी बच्चे को बिना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के नहीं पढ़ाऊंगा। किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करूंगा कि भाई बस मैंने अपनी ड्यूटी निभा ली और बात खत्म हो गया, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उसको समझ में आया ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मुझे फर्क पड़ता है, और यही मेरी प्रॉमिसिंग थी, और निरंतर मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, इसमें जटिल हूँ। मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला हूँ, ठीक है। तो जो प्रॉमिस कर रहा हूँ वो डिलीवर कर रहा हूँ। ओके। और वही चीज मैं करता रहूंगा। चलो, तो आज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे। ओके, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसे कि मैंने बताया है। लगभग कह सकते हो 5-6 पेजों के चैप्टर, और इसमें मतलब बेसिक जनरल एंट्री के हम लोग कुछ बेसिकली क्या है ना, कि इसमें रूल समझेंगे कि जनरल एंट्री पास कैसे होता है, इन सब चीजें रूल वगैरह को समझेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल अलग चैप्टर हमारा होगा, चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस को ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में, डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है। बिकॉज आगे चल के बच्चों को ये पता ही नहीं रहता। अगर बच्चे को देख लोगे ना, बहुत जो फास्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ओवर स्मार्ट है, डायरेक्टली जनरल एंट्री पे, लेजर पे और ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, उनको आगे चल के ये तक नहीं पता होता कि डेबिट नोट क्या होता है और किस केस में काम आता है, ठीक है। तो ये बुरी दशा है इनकी। तो वैसा रट्टू तोता मुझे पसंद है, ना ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 हो गया। ओ माफ करना, लेक्चर बोल दिया गलती से, चैप्टर नंबर 7 है। याद रखना, एक समय पे तुम पीछे जरूर चल रहे हो सकते हो स्कूल से, लेकिन एक समय पे जाकर के इस लेवल पहुंच जाकर कि जो स्कूल के बच्चे जो तुमसे आगे चल रहे थे, तुम उससे आगे भी रहोगे, और तुम्हें सब कुछ आ भी रहा होगा। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, आगे रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे रहना बहुत बड़ी बात नहीं है। याद रखना, एक बहुत ही अजीब सी बात बता रहा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा किसी जेंडर को लेकर के, लेकिन मेरे पापा ने एक बार गुस्से में एक बात बताया था मुझे, मतलब गुस्से में तो कुछ चीज़ था जिसमें बहुत ज़्यादा मैं बोला था कि स्कूल में की बात बता रहा हूँ। मैं बोलता था सर वो बहुत ही ओवर स्मार्ट बनते हैं, मार्क्स बहुत कम देते हैं, हिंदी के टीचर के रिगार्डिंग बोला था मैंने पापा को। तो पापा बोले बेटा देखो, औरतों से ज़्यादा ना हिजड़े मटक के चलते हैं, समझ में आया। जो और एक और चीज याद रखना, जो पेड़ फल से लदी हुई होती है ना, वो झुक के रहती है, और जो टहनी सूखी होती है ना, पेड़ बंजर होता है ना, वो एटीट्यूड में खड़ा रहता है। समझ में आ रहा है, मतलब कि स्कूल के टीचर जो तुमको बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं ना, सच्चाई ये है कि उनमें कुछ दम नहीं है। ओके। समझ में आ रहा है, जो सही से पढ़ाएगा इतना फास्ट पढ़ा नहीं पाएगा।
बिकॉज तुम्हारे स्कूल में कितने देर की क्लासेस होती है? 45 मिनट्स। मैं तुम्हारे कितने देर क्लास ले सकता हूँ? ऑन एन एवरेज देखोगे 1 से 1.5 घंटा, ठीक है ना, बहुत क्या 2 घंटा, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, यानी हफ्ते में हम लोग 4 घंटे अकाउंट्स को दे रहे हैं। यानी रोज 1-1 घंटे के हिसाब से भी तुम मान के चलते हो तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर मैं 1-1 घंटे के रोज क्लास करता तो मैं फ्राइडे तक तुम्हारे हफ्ते में 5 दिन मैं अकाउंट्स की क्लास लेता। अब मैं 5 दिन ना लेकर के 2 दिन में निपटा रहा हूँ। सॉरी 4 दिन, अच्छा मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे 4 दिन, 4 दिन के बदले 2 दिन में काम करके दे रहा हूँ तुम्हें। अपनी क्वालिटी, अपना आउटपुट दोनों ही बहुत ज्यादा जबरदस्त है, ठीक है ना। ऐसा कभी मत सोचना, साइकोलॉजिकली कभी बार ट्रिगर होता है इंसान को कि सर हफ्ते में रोज क्लास होना चाहिए था अकाउंट्स का। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई जरूरत नहीं है। पहले जो तुम्हारे पास है, जो दिया है, वो तो तुम लोग से हो नहीं रहा है। दिखता तो हूं, इतने सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे होमवर्क समय पे सबमिट करते हैं? कितने बच्चे हैं जो अपना टेस्ट दे रहे हैं समय पे? नहीं दे रहे हैं। जो है उसका तुम्हें फर्क नहीं, उसको तुम देख नहीं रहे हो, बस और चाहिए कर रहे हो। ये बेवकूफी है, ऐसा करना बंद करो। चलो, लेक्चर नंबर 7, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। देखो ध्यान देना, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स। बोला था ना मैंने कि जैसे मेरे सामने मान लो ये अजीब सा ढक्कन है, इसके दो पहलू है, एक तरफ ये खोखला वाला साइड और दूसरी तरफ इस ये वाला साइड, ठीक है ना। ऑफ कोर्स कोई भी चीज लोगे इसके दो पहलू दिखाई देंगे, एक सिक्का भी लोगे तो हेड एंड टेल, दो साइड देखने को मिलते हैं। वैसे ही कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन होता है उसके दो साइड होते हैं, ठीक है। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। अब सर आसान भाषा में बताओ ना, पहले एक स्टोरी को समझना, एक स्टोरी को समझना। मान लो एक स्टोर है, ठीक है, ये क्या है? स्टोर है, स्टोर है, ओके। मुझे यहां से एक पेन लेना है, यहाँ पे पेन लेना है मुझे, ये मैं हूं। मैं इस स्टोर पे गया, इस दुकान पे गया पेन लेने के लिए। क्या लेने के लिए? पेन लेने के लिए, ठीक है। अब इस दुकान पे जब गया, पेन का पहले प्राइस पूछा मैंने, तो मुझे बताया गया कि इस पेन की कीमत 10 रुपए है। कितना है? 10 रुपए प्राइस है। अब यहाँ पे दुकान वाले अंकल तो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ पे दुकान वाले अंकल होंगे ये, ओके। अब ध्यान देना, जैसे ही मैं इनको 10 रुपए पैसा दूंगा, सेम हैंड वो मेरे को क्या करेंगे? पे पेन देंगे। क्या करेंगे मेरे को? ये पेन हैंड ओवर करेंगे। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? वैसे ये पेन को हैंड ओवर करेंगे। अब समझना, मैंने क्या लूज किया सर? 10 रुपए। लेकिन बदले में मुझे कुछ मिला तो? क्या मिला सर? पेन मिला। मतलब सर, जब ये एक बाइंग हुई, एक खरीदारी मैंने जब करी, तो इसमें एक्चुअली में दो चीज इन्वॉल्व थे। एक, मुझे पेन रिसीव हुआ। क्या हुआ? पेन रिसीव हुआ। और वही मैंने क्या किया? 10 रुपए जो है, मनी बेसिकली कह सकते हो सर, मनी जो है हमने क्या किया? पे करा। मनी जो क्या किया? पे करा। इस बात को समझे? तो ये परचेसिंग में हुआ। ऑफ कोर्स अंकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, अंकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, तो बिजनेस अंकल वाला है। अंकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? उनको 10 रुपए का सेल हुआ, 10 रुपए बेसिकली क्या हुआ? रिसीव हुआ। लेकिन बदले में उन्हें क्या करना पड़ा? 10 रुपए का पेन हैंड ओवर करना पड़ा। क्या करना पड़ा? हैंड ओवर करना पड़ा। क्या ये बात समझ में आया? मतलब जब इनके पास 10 रुपए आया, ठीक है, तो 10 रुपए का सेल बढ़ा होगा। लेकिन वही जब पेन इन्होंने बेचा तो पेन इनके पास से कम हुआ होगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो कि इसके दो पहलू है। बेसिकली बोला जाए तो यहाँ पे लिख लो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है।
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब सर, जब मैं बायर था तो मैंने वो पेन को पाने के लिए 10 रुपए खोया मतलब सैक्रिफाइस करा। वैसे ही जब कोई चीज को सेल करने की बात आई तो वो अंकल ने क्या किया, 10 रुपए के पेन को, जब पैसा 10 रुपए उन्होंने अर्न किया तो बदले में वो 10 रुपए का पेन को सैक्रिफाइस किया। ये बात समझा कि नहीं आया? समझा कि नहीं समझा, ये बताओ। मम्बलिंग के लिए सॉरी। समझा कि नहीं समझा, ये बताओ मुझे बस। ये चीज समझा ना? अब यहीं पे आते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अरे राम, क्या हो रहा है ये? देखो, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स होते हैं इसके। व्हेन वन अकाउंट रिसीव अ बेनिफिट, एक अकाउंट में आप बेनिफिट रिसीव करते हो, अनदर अकाउंट गिव्स अ बेनिफिट। ठीक है, एक मतलब आप बेनिफिट रिसीव कर रहे हो, दूसरे अकाउंट से आप बेनिफिट किसी और को दे रहे हो। मतलब जब पेन मैंने रिसीव किया तो मैंने रुपए किसी और को पे किया, है कि नहीं? Therefore, each transaction is recorded in two accounts. That's why जो transactions है वो दो अकाउंट्स में रजिस्टर होते हैं। समझ में आया? दो अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं उसका। और इसी पद्धति को, इसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ओके। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है सर? अभी तो बता दिया, अब इसके एक मीनिंग को पढ़ लेते हैं। देखो, डबल एंट्री सिस्टम एक मेथड होता है जहां पे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट द एटलीस्ट टू अकाउंट्स। मतलब यहां पे क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करता है। देखोगे सर, यहाँ पे पैसा आया हमारे पास, सॉरी हमारे पास से पैसा गया था, तो यहाँ पे कैश इन्वॉल्व हो गया, कैश अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन जब हमारे पास पेन आया, ठीक है ना, पैसा हमने दे दिया, पेन आया, तो पेन हमारे पास आया ना, तो लेट से मैं एक पल के लिए बोल देता हूँ, चलो ये पेन अकाउंट आ गया। पेन हमारे पास आया, दो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? चलो दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। दुकानदार ने जैसे ही सेल करा तो यहाँ पे सेल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया होगा, है ना, सेल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया होगा। लेकिन जैसे ही उसने पेन को हैंड ओवर कर दिया, ओके, एक्चुअली ऐसे हो जाएगा, जैसे ही उसको 10 रुपए दुकान वाले को मिला, वो कैश अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होगा। और जैसे ही उसने पेन बेचा, हैंड ओवर किया, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट एक्टिवेट होगा। मतलब सर यहाँ पे कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे। सर हम लोग बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर पेन अकाउंट लिख दिए तो क्या कोई पेन अकाउंट होता है क्या? रियल लाइफ में बेटा ऐसा कुछ भी अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, हम लोग बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी अकाउंटिंग करते ही नहीं है। हम लोग जब भी अकाउंट करते हैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। और ये पेन करता है कि स्टेशनरी अकाउंट बनता है, स्टेशनरी अकाउंट में पेन, थोड़े बहुत जो भी कंज्यूमेबल्स होते हैं उसको डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे पेन अकाउंट नहीं बल्कि स्टेशनरी अकाउंट होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो अभी हम लोग सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर से एक बार समझना इस बात को, कि जब सेलर ने 10 रुपए का पेन बेचा तो उसके पास जब जैसे ही पैसा आया, ग्राहक ने जब 10 रुपए जब दिए, तो वो कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट ट्रिगर हो जाएगा। और वही बात करें, जब उसने, अब भाई कैश रिसीव हुआ तो पेन भी तो देना पड़ेगा ना ग्राहक को। जब उसने ग्राहक को पेन दिया तो उस समय क्या हुआ, सेल अकाउंट ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज आपने सेल करा है। समझ में आया? सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। और ऑफ कोर्स सेल हमारा स्टॉक है, इन्वेंट्री है, तो उसमें से भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन टॉपिक बनाया है और आप में ये सारे चीजें, ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने वहां परफॉर्म करा था, अगर आपको याद है तो। ठीक है ना, अगर याद नहीं है तो उसकी रिवीजन जरूर लगा लेना, बिकॉज मैंने हर वो चीज आपको डिटेल में बताई है भाई। लगभग 16 के आसपास क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा था क्लास में, और ऊपर से मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए थे। ठीक है, आओ। वन अकाउंट इज डेबिटेड, इसमें क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। मतलब सर, अगर मैं बायर हूं, सॉरी मैं सेलर हूं, मैं दुकानदार हूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, हमारे पास कैश आया तो कैश हमारे पास बढ़ेगा। लेकिन सर पेन जो था हमारे पास से चला गया तो पेन घट जाएगा, है ना। तो कोई चीज सर आएगा, कोई चीज जाएगा, है कि नहीं? तो अभी फिलहाल के लिए उसी को दो वर्ड बोल रहा है कि उसका अकाउंटिंग में कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो उसका नाम दिया गया है डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और इसका एक्रोनेम होता है DR और इसका एक्रोनेम होता है CR। ठीक है, और ये दोनों अमाउंट बराबर होता है। जैसे कि मान लो हमने क्या किया, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक पेन बेचा, तो जब पेन बेचा तो हमने एंट्री पास करनी होती है, जनरल एंट्री ऐसे पास होती है, अभी हम लोग आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर 9 में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट। अब सर 10 रुपए का कैश आया है हमारे पास, तो हमारे पास
पेन कितने रुपए की गई होगी? जाहिर सी बात है 10 रुपए का ही पेन जाएगा हमारे पास से। क्या होगा? 10 रुपए का ही पेन हमारे पास से जाएगा। तो इसी को बोलते हैं द टोटल अमाउंट डेबिट क्या होता है? क्रेडिट के बराबर होता है। क्या होता है? डेबिट क्रेडिट के बराबर होता है। अब इसके फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स क्या होता है सर डबल एंट्री सिस्टम के? तो देखो एवरी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट, और दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आर रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली, मतलब सर दोनों ही साथ में रिकॉर्ड हो गया। ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्ट को मैं अलग लिखूं फिर ये वाला पार्ट बाद में लिखूं, ऐसा नहीं होगा, साथ में लिखा जाता है। ये फॉलो करता है स्पेसिफिक अकाउंटिंग रूल्स को। रूल्स में जैसे कि अलग अलग नेचर्स के अकाउंट ढूंढते हैं, फिर क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, क्या चीज़ें हैं उसको देखा जाता है यहाँ पे। अभी हम नीचे हम लोग बात करेंगे, आज गोल्डन रूल्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हेल्प करता है प्रिपेयर करने में एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बेटा एक्यूरेट तरीके से प्रिपेयर करने में मदद करता है, बिकॉज कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से नोट डाउन की जाती है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक एक्यूरेसी आपको देता है, डेटा अच्छा देता है। हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े होगे तुम आगे जाके, अगर तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इकोनॉमिक्स में तो हम लोग अभी चला रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय भी मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर मैंने क्या बताया था कि भाई डेटा जब तुम हो सही नहीं दोगे, डेटा ही गड़बड़ रहेगा तो हमारा रिजल्ट खराब ही आएगा। तो ये डेटा ही तो दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब जब डेटा ही नहीं सही दोगे तो दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जब डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग बहुत ज़्यादा इंश्योर कर लेते हैं कि जो भी डेटा डाला जा रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही प्रकार का डेटा है, ऐसे केस में कहीं ना कहीं हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट बन के आती है। और मान लो उसी डेटा को डालने में अगर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी कर दी, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, तो ऐसे केस में जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो खराब बन के निकलेगी। जब चैप्टर के एंड में जाओगे, जब हमारी अकाउंटिंग के लास्ट जो सेकंड लास्ट चैप्टर है उसमें हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने वाले हैं विद एडजस्टमेंट, तो उसके अंदर आप देखोगे कि अकाउंटिंग दे रखा है, अच्छा ये एडजस्टमेंट है, उसके हिसाब से उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और आप उसने एडजस्टमेंट को अगर आपने उसको नहीं अप्लाई करा उस पर, तो आपके बैलेंस शीट कभी नहीं मिलेगी, मतलब अकाउंटिंग गलत बनेगी। और उससे भी पहले बात करें तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। जिसके अंदर बेसिकली हम लोग समझेंगे कि सर ये गलती हो गई है तो उसको सही कैसे करना है। तो ये डेटा सही इनपुट होना बहुत जरूरी है। अगर डेटा गलत चला गया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, ये इंश्योर करता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी को। ऑफ कोर्स यार अर्थमेटिकली में भी हमें क्या रहना है? एक्यूरेट रहना है। अर्थमेटिकली एक्यूरेट को बोले सर न्यूमेरिकल टर्म्स में भी हमें एक्यूरेट रहना है। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे 11 रुपए का एंट्री पास कर दिया और यहाँ पे फिर हमने 10 रुपए का एंट्री पास कर दिया। बोले तो सर मैथमेटिकल तरीके से भी हमें एक्यूरेट रहना है, और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और प्रोसीजर जो होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से भी हमें क्या रहना है? एक्यूरेट रहना है, ठीक है ना। ये बात समझ में है। और इसको पता कैसे चलता है सर? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो चेक आराम से यार, हम लोग ट्रायल बैलेंस का एक टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो हम लोग झट से ही यहाँ पे पता लगा लेते हैं। कुछ भी अर्थमेटिकल एरर्स होता है तो हम लोग पता लगाते हैं, लेकिन तीन केस ऐसे होते हैं जहां पे कोई एरर हो जाए तो हम लोग को नहीं समझ में आएगा। वो है एरर ऑफ ओमेशन। सर कोई नंबर लिखने से ही भूल गया, जब भूल गया तो फिर वो कैसे आप पता चलेगा? तो कोई भी चीज आप लिखने से भूल जाते हो। फिर एरर ऑफ कमीशन, जहां पे एक गलती दूसरे गलती से ढक जाती है, ठीक है, एक गलती दूसरे गलती से ढक जाती है। और तीसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग कर रहा था बंदा उसको प्रिंसिपल का ही नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का ही अता पता नहीं है, और ऐसे केस में वो गलत सलत एंट्री मार रहा है, तो ये तुम्हारा फिर वो भी एरर क्रिएट करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो देखो मेजरली, देखो अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 3 मेजर अकाउंट्स निकल के आते हैं। कौन कौन 3 अकाउंट्स निकल के आते हैं? अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, अगर बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, तो यहाँ पे 3 मेजर अकाउंट्स देखने को मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? 3 मेजर्स अकाउंट देखने को मिलते हैं। पहला होता है पर्सनल नेचर का अकाउंट, फिर आता है नॉमिनल नेचर का अकाउंट, फिर तीसरा आता है रियल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल बोले तो इसको बोलते हैं नाम मात्र का अकाउंट,
रियल अकाउंट में आता है जो सच में रियल फॉर्म में है, जैसे कि हमारे एसेट्स हो जाते हैं, हमारे लाइबिलिटीज हो जाते हैं, है ना, ये सारे हो जाते हैं रियल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से बेसिकली क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। क्या होता है, किसी पर्सन से एसोसिएटेड होता है। जैसे सर आओ यहाँ पे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट है, फिर इम्पर्सनल के कैटेगरी में रियल और नॉमिनल मिलेगा। बोले तो सर नंबर 1 पर्सनल अकाउंट होते हैं, नंबर 2 हमारे पास नॉमिनल होते हैं, और फिर तीसरा हमारे पास रियल होते हैं। क्या ये बात समझ में आया? अब पर्सनल अकाउंट को पढ़ते हैं, ध्यान देना। पर्सनल अकाउंट आर अकाउंट्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल। ये वो अकाउंट होता है जो एक इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होता है। दिस अकाउंट्स हेल्प रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन विथ पर्सनल और पर्सन्स और एंटिटीज। मतलब इस अकाउंट के अंदर में हम किसी पर्सन से रिलेटेड जो होता है उसका अकाउंट बनाते हैं, या कोई एंटिटी, एंटिटी बोले तो सर ये फर्म हो गया, ये कंपनी हो गई, ये बैंक हो गया, ये इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर किसी प्रकार के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी बोलते हैं। तो इससे होता है अकाउंटिंग टर्म्स में, मैंने अकाउंटिंग एंटिटी के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। आप कोई भी ऐसा वर्ड आपके सामने नया नहीं आएगा जो आप पहली बार उसके बारे में सुन रहे हो। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अभी सारी चीज मैंने इतना इन डेप्थ में पढ़ा है कि तुम्हें दिमाग में क्लिक होना स्टार्ट हो गया होगा, अच्छा सर इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है। और बीच बीच में जैसे वर्ड आया तो मैं उसको एक बार फिर से एक बार वो चमका के चलूंगा, आपके सामने हाईलाइट कर दूंगा, जैसे देख भाई ये पढ़ा हुआ है हम लोग का, जिसे क्लियर होगा, ठीक है ना। याद करोगे हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह पढ़े थे, तो उसकी शुरुआती हम लोग एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझने से करा था, फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझा था, फिर आगे एसेट्स, लायबिलिटीज, तमाम चीजें जो चीज है पढ़ना स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अब इसका एग्जाम्पल सर हो जाता, जैसे देखो ना, मेरा नाम अंकित है, तो एक काम करता हूँ मैं, अंकित अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है, अंकित नाम अकाउंट। लेट्स से तुम्हारा नाम रोहित है, एग्जाम्पल के लिए रोहित अकाउंट हो गया। तुम्हारा नाम लेट्स से यू है, तो यू अकाउंट हो जाएगा, है ना। मान लो रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी के अकाउंट है, तो रिलायंस कंपनी अकाउंट हो गया। एयरटेल है तो एयरटेल अकाउंट हो जाएगा। मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे, पर्सनल नेचर के अकाउंट हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। जैसे देखो ना, मोहन का अकाउंट, हरि का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, बैंक अकाउंट होता है ना, हम लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं, वो हो गया। कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग का अकाउंट हो गया, एबीसी लिमिटेड का अकाउंट हो गया, किसी स्कूल का अकाउंट हो गया, हमारा प्यारा वेदत का अकाउंट हो गया। ये सारे क्या हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। क्या किस में जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। अब इसका रूल होता है, रूल क्या होता है, गोल्डन रूल्स, इसको गोल्डन रूल्स बोला जाता है बेटा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इसमें बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब सर जो बंदा रिसीव कर रहा है उसको हमें डेबिट करना है, और जो बंदा दे रहा है उसको हमें क्रेडिट करना है। फिर से बोलो सर, ये बोला गया है कि जो बंदा रिसीव करेगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो बंदा देगा मतलब लूज करेगा कोई चीज, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट द अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट। मतलब जो बंदा बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको क्या करना है, डेबिट कर देना है। और जो बंदा लेट से बेनिफिट दे रहा है किसी को, उसको क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल देखेंगे सर, आओ देखते हैं। जैसे कि पेमेंट मेड टू हरी, क्या किया गया, पेमेंट मेड टू हरी। लेट से मैं बोलता हूं मैंने हरी नाम के व्यक्ति को पेमेंट करा। अच्छा, दो आदमी इन्वॉल्व हो गए सर, दोनों पर्सनल अकाउंट हो गए कि नहीं हो गए। आपके पापा ने भी आपको पैसा दिया होगा, है ना, वैसा करके। तो मान लो कि पेमेंट हमने किया है हरी को, और कितने अमाउंट का पेमेंट किया है सर, 2 लाख रुपए का हमने पेमेंट करा था। कितने का पेमेंट किया है, 2 लाख रुपए का हमने क्या किया था, पेमेंट करा था। और यहां पे क्या होगा, अब देखो हरि को हमने 2 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो इसका एनालिसिस क्या है, हरि को कैश रिसीव हो रहा है सर 2 लाख रुपए का। हरि कैश रिसीव करेगा कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का कैश रिसीव करेगा। और हमारे पास से कितना कैश कम होगा सर, अगेन आंसर वही है सर, 2 लाख रुपए ही कम होगा, क्योंकि हमने 2 लाख रुपए भी हरि को दिया है ना। तो इसमें क्या होगा, हरी बेनिफिट पाने वाला व्यक्ति हो गया, और जो कैश है वो बेनिफिट, मतलब मैंने बेनिफिट दिया है, लेकिन मैंने अपना बेनिफिट किस फॉर्म में दिया है, कैश के फॉर्म में दिया है। किसके फॉर्म में दिया है, कैश के फॉर्म में दिया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी हरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 2 लाख रुपए।
क्या बोलेंगे? 2 लाख रुपए। नीचे नरेशन एक पास किया जाता है जिसमें लिखा जाता है बिंग कैश पेड टू हरी। ये नरेशन पास करना इंपॉर्टेंट है। सर इसके बिना कर सकते हैं क्या? जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि नरेशन मत पास करो तब तक आपको नरेशन पास करना ही है। ठीक है, और इसी तरीके से करना है जो तरीका मैंने बताया है, उसके अलावा कोई भी तरीका मत यूज करना। एक बच्चा बोलता था सर कि मेरे स्कूल के टीचर बोलते हैं पहले जमाने में नरेशन पास होता था, अब नहीं होता है। ठीक है, या फिर एक गलती बताया था उन्होंने, बिंग हटा दो। ठीक है, आप बुक्स में बिंग नहीं लिखा, बिंग मत लिखो, मेरा मानना है फिर भी लिखो बिंग। देखो यार, सिंपल सी बात है, तुम्हारे स्कूल के टीचर मुझे क्या करते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, कई बार बोलते हैं लिखो, कई बार मत लिखो, कई बच्चों का ये कंप्लेंट्स होता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और यहाँ पे हो सकता है तुम्हारे टीचर भी तुमको कंफ्यूज कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो मैं बोल रहे कि इस तरीके से करो या उस तरीके से करो। तो बस मैं इतना बोलूँगा भाई कि मैं सीए कर रहा हूँ। इंडिया में अकाउंट जो रूल बनाता है ना उसका, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और वहाँ पे मैं अकाउंट्स का पेपर लिखा हूँ और इसी तरीके से लिखा हूँ और मैंने पास किया है। मेरे अकाउंट्स में इंटरमीडिएट लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे, दोनों लेवल पे एग्जामिशन स्कोर है। जो तरीका बता रहा हूँ ना, तुम्हारे टीचर अगर इसके हट के कुछ बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं, मैं इतना बोल सकता हूँ तुम्हें। क्योंकि अगर मैं ये तरीका गलत यूज कर रहा होता, मैं ये नहीं बोला मैं बहुत ही विद्वान हूँ, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं विद्वान होने का क्लेम नहीं कर रहा एज योर टीचर। मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ, अगर ये तरीका मैंने अगर गलत होता तो मैं कभी भी इन एग्जाम्स को पास नहीं कर पाता। पास करा है, अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, जाहिर सी बात है ये तरीका ट्राई एंड टेस्टेड है। आईसीआई की मॉडल बुक में भी इसी प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है। कोई नया अड़ंगा लेके आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कई जगह देखते टीचर बोलते हैं फॉर्मेट के बिना ही खींच दो लाइन, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो रफ के लिए किया जाता है, फेयर कॉपी में कभी भी बिना फॉर्मेट के आप जनरल एंट्री पास नहीं कर सकते हो, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये रफ वाले काम होते हैं, समझ में आया? आप क्लास 11 में हो, पहली बार अकाउंट सीख रहे हो, आपको ज़्यादा तमीज रखनी पड़ेगी अकाउंट को प्रेजेंट करते वक्त। जब भी लगे कि सर ऐसे करे, शॉर्टकट मार लूँ क्या, तो याद करना पहला क्लास और पहला डेफिनेशन जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। आर्ट है अकाउंटिंग, क्या है? आर्ट है। आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, याद रखना, ठीक है? आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने समझा। अब दूसरा आते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। हमने कैश रिसीव करा हुआ है मोहन से। अब देखो, पैसा दिया था तो एक एंट्री हुआ हरि को, तो हरि काउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब इस बार क्या हुआ है, मोहन ने हमें पैसा दिया है। तो याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर। सर जो भी रिसीव करने वाला बंदा हो उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, जो बेनिफिट दे रहा है या बेनिफिट जो मिल रहा है उस बेनिफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए रिसीव करा है मोहन से। किससे भाई? मोहन से। तो इसका एनालिसिस क्या कहता है कि 1 लाख हमारे पास आ रहा है तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। अब मोहन अगर कैश दे रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब इसका एंट्री पास क्या होगा, सर कैश हमारे पास आ रहा है, बेनिफिट जो आ रहा है वो कैश के फॉर्म में आ रहा है, और देने वाला कौन है हमारा? मोहन है। क्या है? मोहन है। तो क्या एंट्री पास होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा? मोहन होगा। बिंग कैश रिसिप्ट। इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। कम लिखे लेकिन जरूर लिखे। ये नरेशन को चीज को लेके मैं अक्सर बोलता हूँ, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। इस बार 12th क्लास में एक बच्ची मेरे से पढ़ने आई थी जनवरी में। उसको लगता था कि वो बहुत ओवर स्मार्ट है। आई कीप ऑन टेलिंग हर कि बेटा ऐसे मत करो मत करो, नहीं मानती थी। स्कूल के टीचर ने बोल दिया ऐसा तो अब वही करेंगे, करो। 20 नंबर आए अकाउंट्स में। आरटीआई की, अरे सर ऐसे खराब मार्क्स आ जाएगा ऐसे वैसे। मेरे को तो पता था कई बच्चों के खराब इस बार सीबीएसई में मार्क्स आए हैं, जिसके लिए सीबीएसई जिम्मेदार है, लेकिन इस बच्चे के केस में नहीं थी। ठीक है, कॉपी मंगवाएंगे, कॉपी शायद आया, कॉपी आया तो बस क्या, वहाँ पे पता चल गया कि भैया आधा ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करोगे, ड्यूटी निभा के आओगे तो क्या होगा, धड़ाधड़ नंबर कटा है।
अब बोलती बंद हो गई, अब क्या करेंगे, वापस से री एग्जाम दो जाके, या फिर उसी मार्कशीट के साथ गुजारा करो। 20 मार्क किसमें आया है, 15 के 16 नंबर स्कूल वालों ने दिया है, 36-37 नंबर आया अकाउंट्स में, खुश रहो अब। ये हरकतें करके तुम लोग अपना करियर को रूल कर देते हो, बर्बाद कर देते हो भाई। मुझे नहीं समझ में आता कि कहाँ तुम लोग को शॉर्टकट मारने की जरूरत पड़ती है, इसमें क्यों शॉर्टकट, पढ़ाई के समय ही सारा शॉर्टकट क्यों याद आता है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क करने में और एक कांचोरी करने में फर्क होता है ना, तुम लोग कांचोरी करने पे उतर आते हो। आओ इधर पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अब ध्यान देना। पर्सनल अकाउंट हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द पर्सन, कि भाई किसको पैसा मिला है, किसको पैसा हमने दिया है। अच्छा एक और चीज, ये जब एंट्री पास करा हमने, ठीक है, तो ये हमने लेट से बोलता हूं कि हरी को पेमेंट किसने किया है, एक पल के लिए मैं बोल देता हूं, चलो मोहन ने पेमेंट किया है। अच्छा मोहन ने नहीं, एक काम करते हैं, मोहन का नाम क्यों ले, चलो मैंने पेमेंट किया है। तो यहां पे मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर रहा हूं, एंट्री पास कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे भी अगर मोहन से पैसा रिसीव हुआ है तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने अपने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास किया है और यहां पे कैश टू मोहन किया है। लेकिन अगर मोहन ये एंट्री पास करेगा तो उल्टा पास होगा, जिसमें वो लिखेगा अंकित अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या लिखेगा, अंकित अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बेनिफिट किसको मिल रहा है, अंकित को, लेकिन बेनिफिट दे हम किस फॉर्म में रहे हैं, कैश के फॉर्म में बेनिफिट दे रहे हैं, तो हमने कैश लिखा, तो वो एंट्री रिवर्स होगी। ठीक है, ऐसा करके होगा। अमाउंट पेबल टू अ पर्सन, कितना पे करना वो दिख जाता है, बैलेंस अगर बाकी है तो वो भी दिख जाता है, आउटस्टैंडिंग करके इंडिविजुअल का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का। चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 ये वो चैप्टर है जहां पे आप जनरल एंट्री को सीखोगे। लगभग लगभग 30 क्वेश्चंस में यहां पे कराऊंगा आपको क्लास में, जहां तक मुझे याद है, ऊपर नीचे हो सकता है। 30 क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसा हम लोग क्लास में करने वाले हैं, उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो समझेंगे तो वो तो आगे जाता ही जाता है। और 30 क्वेश्चन के आसपास ही मैं तुम्हें क्या करता हूँ, होमवर्क दूंगा, क्योंकि भाई जो भी पढ़ाता हूँ उसके बेस पे क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। लगभग 60 क्वेश्चन का तुम मुझे समय दो, ये सारे चीजें तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। ये सारे चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। बस धीरे धीरे बस बेस बना रहा हूं, मेरे साथ चलते चलो, तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्लासिफिकेशन का बेसिकली है। सर पर्सनल अकाउंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पहला होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट। बोले तो सर मैं नेचुरल पर्सन हूं मैं, ठीक है, तुम हो गए नेचुरल पर्सन हो गए। फिर आर्टिफिशियल पर्सन, सर जहां पे बैंक हो गया, कंपनी हो गया, जैसे वेदत, वेदत क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। वेदत क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। एप्पल क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। गूगल क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। रिलायंस क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या ये बात समझ में आया। अब तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन को या किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मान लो ना, हमने सैलरी किसी को देना था या नहीं दे पाए, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट या प्रीपेड अकाउंट, जैसे कि हमने किसी प्रीपेड सैलरी को ही प्रीपेड कर रखा है, तो इस टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी को कि हाँ हमारा कोई इंप्लॉय है उसको सैलरी देना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सैलरी अकाउंट देते हैं। अब सोचो रिलायंस कंपनी में इतने लाख लोग काम कर रहे हैं, सबके अकाउंट में सैलरी जा रही है, तो जब मेन एंट्री पास होती होगी तो वहां पे सभी जो इंप्लॉयज के नाम लिख पाना क्या पॉसिबल है, आंसर इज नो। तो वहां पे डायरेक्टली लिख दिया जाता है पेमेंट करते वक्त कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी एंट्री पास होती है, बात खत्म हो गया। वो सैलरी सारी इंप्लॉय को रिप्रेजेंट कर दे रही है कि भाई हाँ सारी इंप्लॉयज को उसकी तनख्वाह जो है मिल चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। क्या ये बात समझ में आया। तो यही चीज है, जैसे देखो ना नेचुरल पर्सन में देखोगे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, जैसे मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, सीमा का अकाउंट, निर्मला का अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन में देखोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, जैसे फर्म का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्कूल अकाउंट, कॉलेज अकाउंट, हमारा प्यारा वेदत का अकाउंट, ये सारे इसके अंदर में आ जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन पर्सनल अकाउंट्स में जाएंगे। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन को। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट, किसी को पैसा देना बाकी है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमारे इंप्लॉय को सैलरी देना बाकी है सर। रेंट आउटस्टैंडिंग, सर घर का किराया या ऑफिस का किराया या गोडाउन का किराया देना बाकी है। प्रीपेड इंश्योरेंस, सर आप जो इंश्योरेंस करवाए हो उसका आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, प्रीपेड कर दिया है, तो वो भी। तो ये सब रिप्रेजेंट करने वाले क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे।
क्या ये बात समझ में आया? आगे बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ द एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। जो बिजनेस क्या करते हैं, इसको ओन करते हैं। दीज एसेट्स हैव अ मॉनेटरी वैल्यू। इन एसेट्स का क्या है बेटा? मॉनेटरी वैल्यू है, जो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, कैश हो गया, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट, सॉरी बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, गुडविल अकाउंट। बोले तो सर यहाँ पे एसेट्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज आ जाती है, ऑफकोर्स लाइबिलिटीज भी आ जाती है। यहाँ पे एसेट्स के रिगार्डिंग बात होता है, लाइबिलिटीज के अकाउंट रिगार्डिंग बात होता है। अब इसका रूल क्या है? तो रूल इसका ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। सर जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट कर दो एसेट जो हमारे पास आ रहा है, और क्रेडिट कर दो उसे जो हमारे पास से जा रहा है। सर एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल करते हैं, आओ। एक फर्नीचर को परचेस करा गया बेटा 40,000 में। पहले तो सर ये फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट्स है कि नहीं है? है ना, एसेट्स है। 40,000 में खरीदा गया। कैश भी हमारा एसेट होता है। क्या होता है? एसेट होता है। 40,000 में फर्नीचर खरीदा गया है, क्या बोलता है? डेबिट कर दो जो हमारे पास आ रहा है, कम से। क्रेडिट कर दो जो गोज आउट, जो बाहर जा रहा है। सर हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है कि नहीं? दूर क्या जा रहा है सर? कैश दूर जा रहा है। क्या जा रहा है? कैश दूर चला जा रहा है। तो देखो, फर्नीचर हमारे पास बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट। फर्नीचर कितने का था? 40,000 का था, तो 40,000, और यहाँ पे आ जाएगा 40,000। नरेशन क्या होगा? बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। देखो, बस छोटे से कम शब्दों में लिख देना है कि ऊपर हुआ क्या है। क्या करना है? कम से कम शब्दों में हमें वहां लिखना है कि ऊपर सर हुआ क्या है, ऊपर जो घटना घटी है किस बात का घटी है। क्या ये बात समझ में आया? अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल अकाउंट। हमारी रियल अकाउंट की क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, रियल अकाउंट क्या करता है? वैल्यू करता है बिजनेस के एसेट्स को और लाइबिलिटीज को, ऑफ कोर्स। डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मेंटेन करता है प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज जो बिजनेस क्या करती है? ओन करती है। और ये रियल अकाउंट का भी ना दो टाइप्स होता है। एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल सर जिसके पास उस खुद की फिजिकल फॉर्म है, जैसे बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया, है ना? ये सबकी फिजिकल फॉर्म है। तो फिजिकल फॉर्म वाले को हम लोग टेंजिबल रियल अकाउंट बोलेंगे। और जिनकी फिजिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है, जिनका फिजिकल फॉर्म नहीं है, जिनका फिजिकल फॉर्म नहीं है, उनको इंटेंजिबल बोलेंगे। जैसे कि कंपनी के पास एक वेबसाइट है, कंपनी के पास एक ब्रांड का नेम है, कंपनी की गुडविल है, ब्रांड वैल्यू गुडविल जो होती है, इतने समय से गुडविल क्रिएट किया जाता है मार्केट में। जब जैसे जैसे आप मेहनत करते हो, दिन रात पसीना बहाते हो, तो आपकी एक वैल्यू बनती है, उसको गुडविल कहा जाता है। लोग आपके नाम से कहीं ना कहीं चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं कि नहीं, इस कंपनी का, इस ब्रांड का है तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। इसको बोला जाता है गुडविल। तो गुडविल हो गया। सर हमारे पास कोई पेटेंट अवेलेबल है ना? लेट से हमने एक ऐसा इंजन बनाया जो पानी से चल जाता है। अब इससे क्या हुआ, जब ये इंजन किसी भी गाड़ी में, किसी भी क्या बोलते हैं, बाइक में लग रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा हो जा रहा है, पेट्रोल का खर्चा बच रहा है, और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कर देगा। तो ये खास प्रकार के इंजन बनाने बनाने में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। जब बहुत मेहनत किया है, तो एक बात बताओ, उसका पेटेंट भी तो हमारे पास ही रहेगा ना? उसका पेटेंट हम लोग करवा लेंगे जाकर के, जिससे वो इंजन की जो फॉर्मूला, जो तरीका है, वो कोई चोरी कॉपी ना कर ले, कोई चुरा ना ले। क्या ये बात समझ में आया? तो ये सब क्या होते हैं? इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। जैसे इंटेंजिबल रियल अकाउंट बोले तो सर जिसको देख सकते हो, टच कर सकते हो। इन शॉर्ट बोले तो सर जिसकी फिजिकल फॉर्म है। क्या है? जिसकी फिजिकल फॉर्म है। क्या ये बात समझ में आया? एग्जाम्पल, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। देखोगे इन सब में कॉमन यही है कि सब सबका फिजिकल फॉर्म है।
याद रखना, बैंक अकाउंट कोई रियल अकाउंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट किसी के नाम के बेसिस पे खुलवाया जाता है। जैसे कि मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया तो बैंक मेरे नाम पे वो अकाउंट खोल रही है, या फिर वेदत ने खुलवाया तो वेदत के नाम पे वो अकाउंट खोल रही हो, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है बैंक को, क्या करता है, बैंक को रिप्रेजेंट करता है। ओके, बैंक का अकाउंट है, या फिर बैंक में हम लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं, जैसे मैंने अकाउंट खुलवा लिया बैंक में तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, आसान भाषा में बोला जाए तो इसको याद रखना, ये एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये तुम्हारा इसमें नहीं आता, रियल अकाउंट में नहीं आता, वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में जाएगा। अब आते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ऑफ कोर्स जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ठीक है ना, इनकी वैल्यू होती है मॉनेटरी टर्म में, वैल्यू होती है पैसे के फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आया? अब तीसरा आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना, जिसको मैंने बोला था हिंदी में इसको बोलते हैं नाम मात्र का खाता। क्या बोलते हैं? नाम मात्र का खाता। नॉमिनल अकाउंट आर द अकाउंट रिलेटेड टू द एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। इसमें क्या क्या आता है याद रखना, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। मेरे साथ फिर से बोलो क्या क्या आते हैं इसके अंदर, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। फिर से बोले मेरे साथ, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। फिर से बोलो, इस एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। फिर से बोलो, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। फिर से बोलो, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। याद रखना चाहिए, फिर से बोलो, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। कमेंट पे लिख के जाओ, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। फिर से बोलो, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। ठीक है, किसका सर? बिजनेस का। ये हेल्प करता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में बिजनेस के लिए। अब इसमें क्या क्या आएंगे सर? जैसे रेंट, रेंट क्या होता है, हमने रेंट पे किया, ये एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है। सैलरी खर्चा है सर। डिस्काउंट अगर दिया है तो खर्चा है, लिया है तो गेन है ना। कमीशन दिया है तो खर्चा है, लिया है तो गेन है। इंटरेस्ट अगर आपने किसी को पे किया है तो खर्चा है, और इंटरेस्ट आपको मिला है तो गेन है। समझे? ये सारे आता है। फिर से बोलो क्या था, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। फिर से बोलो, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। दिमाग में छपना चाहिए। आगे आते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सर गोल्डन रूल्स क्या है? देखो, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होने चाहिए, जो लॉसेस है ना, क्रेडिट सॉरी डेबिट करना होता है। डेबिट ऑल इनकम सॉरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, उसको क्या करना होता है बच्चे? डेबिट करना होता है। और वहीं सारे इनकम को, गेन्स को क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। क्या करना होता है? क्रेडिट करना पड़ता है। और यही हमारा रूल है, और ये याद रहना चाहिए आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर से बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अच्छा, एक 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 टेबल बनाते हैं, आओ मेरे साथ। एक टेबल बनाते हैं, बुक में सब कुछ दिया है लेकिन फिर भी टेबल बनाते हैं। ये क्या होता है? ये रिलेटेड टू पर्सन होता है। ये क्या होता है? रिलेटेड टू एसेट्स हो गए, या फिर लाइबिलिटीज, इससे रिलेटेड होता है।
ये जो होता है किससे किससे होता है बताओ? एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स से रिलेटेड होता है। रूल क्या होता है? मेरे साथ लिखो कॉपी में तुम लोग। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट। अभी जब नाइन्थ चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो तुमको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं याद करवा दूंगा वैसे। आओ, रियल में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट expenses or losses, credit all income and gains। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या करना है हमें? ये याद करना है एक एक करके। चलो याद करते हैं। पर्सनल अकाउंट सर किससे रिलेटेड होता है? एक पर्सन से रिलेटेड होता है। वो पर्सन क्या हो सकता है सर? नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में भी जा सकता है सर, और वो एक एंटिटी वाला भी चला जा सकता है। नेचुरल पर्सन का एग्जांपल सर, जैसे कि सर आपका अकाउंट ले लो ना, अंकित अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, आपने बोला रिप्रेजेंटेटिव वाले में, तो जैसे मैंने बोल दिया सैलरी अकाउंट है ना, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। अच्छा, रेंट अकाउंट हो गया, ये भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। तीसरा जाता है हमारा किसके अंदर सर? तीसरा हमारे जाता है एंटिटी अकाउंट। एंटिटी बोले तो सर हम लोग का वेदस सर, वेदस का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? एंटिटी अकाउंट हो जाएगा। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, वो सबका अकाउंट क्या हो जाएगा? एंटिटी अकाउंट में जाएगा। और ये तीनों क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। अच्छा ठीक है, आंख बंद कर देना ना, बोलते रहेंगे आराम से। ओके, अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो सर पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो गिवर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अच्छा, अब आते हैं सेकंड नंबर पे, हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? ये रिलेटेड होता है सर हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज से। ठीक है ना, बिजनेस के अंदर कितने एसेट्स हैं उन सबको टेक केयर करने का काम इसी का काम होता है। अच्छा, इसका रूल क्या होता है? रूल क्या होता है सर बताओ ना। अच्छा ठीक है, एक आध एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या क्या होता है एसेट्स अकाउंट में। तो जैसे मशीनरी अकाउंट हो गया, फैक्ट्री अकाउंट हो गया, है ना, वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं? इसमें आ जाते हैं, रियल अकाउंट से रिलेटेड हो जाते हैं। लाइबिलिटीज में देख लो, बैंक लोन हो गया हम लोग का, है ना, वैसा लाइबिलिटीज वगैरह वाला आ जाते हैं। हाँ, अब आता है रूल क्या होता है। तो रूल क्या बोलते हैं यहाँ पे? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल क्या है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल क्या है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर से बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोलो पर्सनल रूल का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रियल का बोल दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का बोल दो सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर से बोलो सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर से बोलो सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ऐसे करके हम लोगों ने पर्सनल और रियल दोनों को दिमाग में डाला। अब तीसरा देखते हैं नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होता है? हमारे एक्सपेंसेस क्या क्या आता है पहले ये बोल देते हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। क्या आता है बोलो? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। डांस करो, आज मोहल्ला वालों को पता होना चाहिए कि भाई या बहन जो है पढ़ाई करने के मूड में। बोलो, expenses losses income gains, expenses losses income gains, expenses losses income gains, expenses losses income gains। अच्छा ठीक है, रूल क्या होता है सर? तो डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, क्रेडिट कर दो सारे इनकम को और गेन्स को। क्या हो जाएगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अच्छा, शुरुआत से करते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, रियल का क्या है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, अब नॉमिनल की बात करते हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये चीज समझ में आया? दिमाग में गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया मूर्खों, बोलो।
कमेंट में बोलो सर हाँ जिंदा है, निकल तो नहीं लिए, मुर्दों को तो नहीं पढ़ा रहा मैं। कमेंट में बताया करो। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे। आओ। पेड सैलरी 50,000। सर इम्प्लॉय को सैलरी पे किया है, तो अब तो पता है सर क्या करना है हम लोग को, डेबिट कर देना है, सैलरी है सर, है ना। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चलो अकाउंट डेबिट कर दिया सर, रूल जो पड़ा था उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा, सैलरी जब पे किया होगा तो कैश के फॉर्म में किया होगा। किसके फॉर्म में किया होगा? कैश। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट में आता है। कैश हमारा एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट में जब कैश जा रहा है तो क्या बोलेंगे सर? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट हो जाएगा। अरे बुंदू बन गया हमारा 50,000 का एंट्री। क्या बन गया? 50,000 का एंट्री बन गया। बिंग सैलरी पेड। भाई दोनों का नेचर निकालने का, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे वाला सेम ही नेचर का रहेगा, कई बार हो सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? इसका नेचर क्या था? इसका नेचर था नॉमिनल। इसका नेचर क्या था? रियल था। तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है सर? क्योंकि सैलरी हम पे कर रहे हैं, सैलरी हमारा खर्चा है। अरे यार खर्चा है, क्या होगा? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट कर दिया सैलरी को। अब कैश हमारे पास क्या जा रहा है? हमारे पास कैश जा रहा है। जब कैश जाएगा तो कैश तो रियल अकाउंट होता है सर। वहां पे तो चिल्ला के बोल रहे थे ना अभी आप, क्रेडिट कर दो। व्हाट गोज आउट? गोज आउट सर, बाहर चला गया, हमें छोड़ के चला गया हमारा कैश, तो गोज आउट कर देंगे। सैलरी एक एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। कैश हमारा बाहर जा रहा है तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो रूल पढ़ने के बाद थोड़ा पकड़ आया तुम लोग को? बस बता दो भाई, सच में बताओ, अगर मैंने तुमको अच्छे से समझाया है तो कमेंट में लिख के बताना जरूर। तो एंट्री क्या बनेगा? सैलरी लिखो यहाँ पे, अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। 50,000, 50,000, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो बिंग सैलरी पेड। ओले ला ले लो, ओले ला ले लो। हो गया, दिमाग में घुसा लिया सर। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन रिसीव हुआ है। अरे दलाल निकल गए यार, हम लोग कमीशन ले रहे हैं। चलो, दिल्ली पुलिस है क्या? कमीशन लेके बच्चों को मार रहे हैं प्रोटेस्ट में। चलो आप ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। रिसिप्ट कमीशन 10,000। क्या है? रिसिप्ट कमीशन। बस सर ये इंडियन मीडिया की बात हो रही है, गोदी मीडिया की बात हो रही है, ठीक है। इंडियन भारत अपना नाम का है, भारत है ना। गोदी मीडिया की बात हो रही है सर। कमीशन रिसीव हुआ है, हम लोग उसके अकाउंटिंग कर रहे हैं, गोदी मीडिया के अकाउंटिंग कर रहे हैं। देखो कमीशन रिसीव 10,000। अब ये दल्ले चिल्लाएंगे कि मोदी कितना महान है, रोड में पोर्ट होल होने के 5 फायदे गिनाए जाएंगे। स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको देशद्रोही बताएंगे अब ये साले जाके। आओ देखते हैं क्या है। रिसीव कमीशन ऑफ 10,000, कैश कम्स इन। हमारे पास क्या हुआ? कमीशन रिसीव हुआ है। गोदी मीडिया को क्या हुआ है? कमीशन रिसीव हुआ है। तो जब कमीशन रिसीव हुआ है बेटा, तो ये रियल अकाउंट था। अब क्या बोलता है रियल अकाउंट का रूल कि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो सर जो भी हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो। ओके, और ये दलाली अपना करेंगे जाके बाद में। फिर कमीशन इनकम हुआ, जो कमीशन हमारे पास आया वो तो इनकम हुआ ना। नॉमिनल में क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट कर दो और इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट कर दो। तो कमीशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी? कैश। अब देखो ट्रांजेक्शन में कितनी खूबसूरत लिखी है, कैश में हुआ है, बैंक से नहीं हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है गाइस यहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग। कमीशन, मजाक कर रहा हूँ। गोदी मीडिया, मजाक इन द सेंस मैं ये बोला ना, मनी लॉन्ड्रिंग की क्वेश्चन है उसको बना दिया मैंने। बाकी वो गोदी मीडिया था उसमें मजाक नहीं, सीरियस बोल रहा हूँ। दिल पे ले ले। मैं तो बोलता हूँ ज्यादा जर्नलिस्ट जो ऐसा कर रहे हो जाके सुसाइड कर ले, रेड पॉइजन खा लेना, ज्यादा फायदा करेगा तुमको, विटामिन बढ़ेगी तुम्हारे शरीर में। बिंग निहत्ते स्टूडेंट पे हाथ उठाने वालों, उनको टेररिस्ट बोलने वालों, भगवान करे तुम्हारा भी ऐसा दिन आए, तुम सलमान खान की गाड़ी के नीचे आ जाओ। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स हेल्प टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस एक्सपेंस एंड इनकम्स, ठीक है ना।
सारे जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस और प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग जर्नी में क्लास 11 को सीखने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आया? अब याद रखना, व्हेन वर्ड लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, एडवांस दिया जाता है बिफोर एंड आफ्टर नॉमिनल अकाउंट, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे कि सैलरी अकाउंट मैंने बोला था ना, सैलरी अकाउंट जैसे ही मैंने बोला था, तो ये तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इसके आगे डेट से प्रीपेड सैलरी लिख दिया या आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसे करके लिख दिया, तब ये बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद रखना, इसका नेचर यहाँ पे चेंज होगा, हम लोग क्वेश्चन इस पर बहुत सारे करेंगे, ठीक है? तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे बातें लिख दी हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इसमें बता दिया। जैसे रेंट अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है ना? लेकिन जैसे उसके नाम के आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड रेंट लग गया, तो वो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अच्छा, सैलरी अकाउंट में भी वही वाला बात जो भी मैंने बताया था कि अगर सैलरी पेड इन एडवांस है या प्रीपेड जिसको बोलते हैं, या आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कमीशन अकाउंट की बात करते हैं, अगर कमीशन आपने एडवांस में रिसीव करा हुआ है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है ना? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्मल इंटरेस्ट है तो नॉमिनल है, जैसे ही आउटस्टैंडिंग अक्रूड लग गया तो फिर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अब आते हैं एक क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन जब तक हम लोग करेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा, इसमें बस क्लासिफिकेशन करना है। बहुत चिल्टू सा टॉपिक है गाइज, बिल्कुल तुम लोग की तरह, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से कवर अप हम लोग का आज के क्लास में हो जाएगा, ठीक है? जब तक तुम लोग कमेंट में लिखो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नहीं आता था चैट जीपीटी पढ़ो कैसे साइन किया जाता है, उसके बाद दो। गवार साला देश बर्बाद कर रहा है। आओ इधर इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू द पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना? क्लासीफाई कर दो फॉलोइंग अकाउंट को, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। ओ मागो, ये तो खिलौना नहीं हो गया सर, आप फटाफट कर लेते हैं। चलो, कैपिटल अकाउंट क्या जाएगा बताओ? कैपिटल अकाउंट क्या जाएगा बताओ? बताओ ना, बताओ। ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है? ड्राइंग अकाउंट किस में जाएगा बताओ? ये भी पर्सनल में जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? ओके। कैश पेड किया है किस में जाएगा? रियल में जाएगा। किस में जाएगा? रियल में जाएगा। कैश रिसीव हुआ है किस में जाएगा? रियल में जाएगा। ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। हमें और जीने की चाहत ना है। चलो, कमीशन पेड सर, इनकम है, नॉमिनल है सर। अभी ऊपर दलाली वाली बात की ना, ये आ गए आज तक मीडिया, कंचना, सॉरी क्या नाम उसका, कंचना नाम, अंजना नाम है, जो भी है। कमीशन रिसीव, ये भी दलाली, नॉमिनल। हमारा दलाल मीडिया सबसे आगे। परचेस अकाउंट, परचेस करा है हमने, ठीक है? जब कोई चीज परचेस करते हैं तो क्या जाएगा बताओ? जल्दी ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सर, जब परचेस करते हैं तो खर्चा होता है, पैसा पे करना पड़ता है, ये भी नॉमिनल है। ओके। जब हम लोग दिल्ली पुलिस को ट्रैफिक में फंसते तो 100-200 रुपया दे के नहीं निकलते हैं, वही वाला। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट किस में जाएगा? ये भी हमारा नॉमिनल में जाएगा। ये बिक गई है मीडिया, वही वाला सेल्स अकाउंट। फर्नीचर, यही वो फर्नीचर, लोहे डंडे जिसका यूज करके पुलिस ने मारा है हम लोगों को। रियल अकाउंट। एसिड है सर, क्योंकि निहत्तों पे वार किए उनके लिए तो सबसे बड़ी एसिड यही है ना। कायर, महाकायर, फिर दिल्ली पुलिस, और फिर हमारे बैठे हुए जनता, सॉरी जनता बोल रहे हैं, माफ करना, नेता, नेता जो निहत्ते स्टूडेंट्स पे मार रहे थे। क्या बोलूं, जब से देखा हूं तब से दिमाग डिस्टर्ब है भाई। कैश अकाउंट रियल में जाएगा। बैंक, बताओ किस में जाएगा? जल्दी बताओ, बताओ। पर्सनल सर, ऊपर ही तो पढ़ाया था आपने, पगलू समझे हो, याद है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी तुम्हारा पर्सनल है। डेटर्स, कोई डेटर है, ये भी पर्सनल है, किसी से उधारी माल खरीदा है, किसी को उधारी माल बेचा है, क्रेडिटर भी पर्सनल होते हैं। ट्रैवलिंग, ओहो, एक्सपेंसेस, आंसर बता रहा है सर, अब तो ये पागल कर रहा है। ये तो क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट, एसेट हो जाएंगे हमारे। पेटेंट, रियल अकाउंट। सैलरी, नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी, बताओ क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगा? पर्सनल, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस, नॉमिनल।
प्रीपेड, ओके, पर्सनल हो गया। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या होता है ना कि किसी को हमने उधार माल दिया, ठीक है, वो पैसा लेके भाग गया, वो हमारा चला गया, अब हमको पता हो तो देगा नहीं, तो कहीं ना कहीं उस पैसे को हम लोग बंद करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि डूब गया मेरा पैसा। अब डूब गया तो एक अनवांटेड लॉस ही तो है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा। फिर बैड डेट अगर तुमने कोई रिकवर किया हुआ है ना, कोई बैड डेट अगर रिकवर किया तो मान लो किसी का पैसा हमको लगा अभी देगा नहीं, भाग गया लेकर के, लेकिन उसकी जान चक्स खुल जाती है और एक साल बाद आता है, अब बोलता है हमें माफ़ करना यार, तुम्हारा पैसा लेके भाग गया था, वो पैसा वापस कर देता है, तो सर वो भी तो गेन हो गया, ये भी नॉमिनल, ये भी नॉमिनल। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तुम नीचे लिख लोगे क्या, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से लिख लोगे क्या, जगह मैंने तुम्हारे बुक में छोड़ रखा है। ओके, याद रखना, वेन अ प्रीफिक्स या सरफिक्स नॉमिनल अकाउंट के आगे लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। क्या हो जाता है, पर्सनल अकाउंट हो जाता है। जैसे कि कोई भी बड़ा क्रिमिनल बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो साफ आदमी हो जाता है, उसके जो दाग धब्बे हैं रेप के, मर्डर के, करप्शन के, सब धुल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही प्रीफिक्स सरफिक्स नॉमिनल अकाउंट के आगे लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। याद रखना, बस इस मूल मंत्र को याद रखना। अब आगे बात करते हैं नोट्स। ठीक है, सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, वेयर एज सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो होगा पर्सनल हो जाएगा, बिकॉज इसमें आगे नाम जुड़ गया ना, बिकॉज इट इज द अकाउंट ऑफ सम अननेम्ड क्रेडिटर। भाई कहीं ना कहीं किसी इंप्लॉय का पैसा हम लोगों ने रखा हुआ है तो वो हमारे लिए भी क्रेडिटर हो गया ना। क्रेडिटर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बेसिकली देखो, क्रेडिटर का मतलब सिंपल सी भाषा में वही होता है जिसको हमें पैसा चुकाना है। अब वो तुम्हारे लैंडलॉर्ड हो सकते हैं जहाँ पे रेंट पे रह रहे हो, तुम्हारा इंप्लॉय हो सकता है जिससे तुम माल खरीद रहे हो वो पर्सन हो सकता है, तो ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, insurance account is a nominal account whereas insurance prepaid is a personal account because it is account of some unnamed creditor। तो सेम बात यहाँ पे भी लिख दी गई है। बैंक अकाउंट इज नॉट ए रियल अकाउंट, बैंक अकाउंट रियल अकाउंट नहीं होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, बिकॉज सम बैंकिंग कंपनी फर्म ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। ओके, परचेस अकाउंट सेल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये तुमको कहीं ना कहीं ध्यान रखने वाली बात है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं। अब आगे बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट की वैल्यूएशन कैसे की जाती है उसके बारे में। ठीक है, तो एक एक करके मस्त उसको देखना चालू करते हैं। आओ, वैल्यूएशन अकाउंट रेफर टू द अकाउंट विच इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ with other account of a balance sheet so as to show the assets in its net value। एग्जाम्पल द वैल्यूएशन अकाउंट आर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन के टॉपिक में इस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सॉरी डाउटफुल डेट है ना, इसके हम लोग फाइनल अकाउंट में बात करते हैं, और यह प्रोविजन एंड रिजर्व वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे। देखो प्रोविजन एंड क्या बोलते हैं, प्रोविजन एंड इसमें वाले क्लास में जाओगे ना, एक चैप्टर का नाम बोल रहे हैं यार, प्रोविजन रिजर्व, ठीक है ना, तो उसके अंदर में जाओगे तो उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह के बारे में पढ़ोगे, और डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन के टॉपिक में इसमें क्या होता है, कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। तो जब उसकी रियल वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन के सारे काम को करते हैं जिससे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल पाए। और जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए वो अकाउंट जब बनाई जाती है, ओके, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि वो वैसा अकाउंट होता है, वो जरिया होता है जिसके थ्रू हमारे एसेट्स की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग पता लगा पाते हैं। क्या ये बात समझ में आया? देखो स्टेजेस और पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, अब देखो स्टेजेस और पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो ध्यान देना, अकाउंटिंग प्रोसेस अंडर द डबल एंट्री सिस्टम इज कंप्लीटेड इन 3 टियर्स। देखो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में अकाउंटिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 पड़ाव से होके गुजरती है। पहला होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड, जहाँ पे सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड किया जाता है जनरल बुक में। ठीक है, हम लोग चैप्टर 9 में इसको पढ़ेंगे पूरी जनरल एंट्री को, अभी आज उसका थोड़ा सा झलक देखा है आपने। लार्ज बिजनेसेस में सब्सिडरी बुक में डिवाइडेड होते हैं ये, जैसे सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, है ना, वैसा वाला। टू रिकॉर्ड सिमिलर ट्रांजेक्शन सेपरेटली, ये फर्स्ट स्टेज होता है अकाउंटिंग का। ठीक है ना, ये क्या होता है बच्चे, फर्स्ट स्टेज होता है अकाउंटिंग का, ये बात हम लोगों ने पहले भी बात करी हुई है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन।
उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। जब जनरल पूरा हो जाता है तो उसका क्लासिफिकेशन किस में करते हैं, लेजर में करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लेजर में करते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है। सिमिलर ट्रांजेक्शन आर ग्रुप्ड इन वन अकाउंट, जिससे हम लोग बैलेंस निकाल पाए हर एक अकाउंट्स का। उसके बाद हम लोग समरी करते हैं, जिसमें हम लोग ऑल द बैलेंस जो होते हैं लेजर का, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर डालते हैं। उससे फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। और उसके बाद हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का, ये पता लगाते हैं। तो इतनी सी काम होती है। और ये 3 स्टेज में हमारा बेसिकली अकाउंटिंग पूरा प्रोसेस जो होता है इसी में बसा हुआ है। एडवांटेज क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम का, तो एक साइंटिफिक सिस्टम है जहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग फिक्स अकाउंटिंग रूल्स के साथ, जिससे हमारे सिस्टमैटिक और रिलायबल डेटा हमारे सामने आता है। कंप्लीट रिकॉर्ड, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। और ये पूरी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है परमानेंट रिकॉर्ड के लिए, कि आज से 10 साल पहले क्या ट्रांजेक्शन हुआ, 2 साल पहले क्या ट्रांजेक्शन हुआ, याद नहीं रहता। देखो एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताऊं, जब एक बड़ा बिजनेस करते हो, छोड़ दो एक बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस भी करते हो ना, फिर भी तुम्हें अगर मैं बोल दूं कि आज से 2 महीना पहले 5 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन तुमने किया था, तुम ये बताने में बिल्कुल असमर्थ रहोगे, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं चीज़ों को हमें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए डबल एंट्री सिस्टम हमारा हेल्प करता है। तीसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगेन यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन करते हैं, जिससे हम लोग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग पता लगा पाए। ये एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखना। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है और बैलेंस शीट होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है हम लोग क्या करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। ये हम लोग कब समझेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले टॉपिक में प्रॉपर्ली इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो और बेटर तरीके से हम लोग को समझ में आएगा। Knowledge of a financial position. The balance sheet show the asset, liability, capital of a business, helping to know its financial position. ठीक है, आपके फाइनेंशियल पोजीशन को बताने में क्या करता है, ये मदद करता है। रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिफरेंट अकाउंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड क्विकली व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, और जब भी आपको लगता है कि कोई अकाउंट के रिलेटेड जानकारी चाहिए, सिंस आपका अकाउंटिंग अच्छे से रिकॉर्डेड है, पहले से सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, तो इमीडिएटली आप उसको सर्च करके निकाल के उसमें से जो भी बातें आपको पता लगानी है, आप आराम से पता लगा पाओगे। फिर सातवां आता है लेस चांस ऑफ फ्रॉड। इसके अंदर फ्रॉड होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, फ्रॉड हो सकता है, लेकिन कभी काफ़ी हद तक इसमें चांसेस हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको कम कर लेते हैं। फिर लीगल रिकॉग्निशन, बुक्स जो होती है ये वैलिड होता है लॉ के, कोर्ट के आंखों में, टैक्स अथॉरिटीज़ के आंखों में, बैंक के आंखों में, और इसको लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, लॉ के द्वारा मान्यता दी जाती है। कल क्या, जब प्रूफ के तौर पर कि हमारे बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन हुआ था, यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। एंड नौवा आता है कंपैरेटिव स्टडी, बिजनेस परफॉर्मेंस इज डिफरेंट, ईयर कैन बी कंपेयर्ड इजीली टू एनालाइज द प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई द चेंजेस। मतलब कोई भी चेंजेस करना है, कोई प्रोग्रेस हुआ, हमारे बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारे को भी हम लोग क्या कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं इससे। और बेटर डिसीजन मेकिंग, कहीं ना कहीं एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा, तो मैनेजमेंट को भी बेटर डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है। ये सुटेबल होता है सभी प्रकार के बिजनेस के लिए, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि आप बड़े बिजनेस यूज करेंगे, स्मॉल लार्ज सभी बिजनेस के लिए क्या होता है, ये सुटेबल होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट से अच्छा है, आपको याद रखना। ठीक है, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ऑफ कोर्स जब अकाउंटिंग करोगे तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आज के समय एक सॉफ्टवेयर आता है बहुत पॉपुलर है, टैली। ये महीने का लगभग 1,000 रुपये के आसपास आपको कॉस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं या साल के देखोगे 12,000 के आसपास आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ऑफ कोर्स इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो वो 25-30 हज़ार पैसा जा सकता है। जितने लॉगिन चाहिए, जितने आपको अलग चाहिए, लाइसेंसेस खरीदने पड़ते हैं, तो आपको थोड़ा खर्चा पानी ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें थोड़ा कॉस्टली तो होता है। प्रॉपर नॉलेज एंड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, आपको एक प्रॉपर ट्रेंड अकाउंटेंट्स की हायरिंग करनी पड़ती है। और ट्रायल बैलेंस चेक ओनली द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, और ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, वो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। कुछ एरर जो होते हैं वो अनडिस्क्लोज रहते हैं। कौन कौन से एरर्स अनडिस्क्लोज होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और ये भी लाइन को याद रखना। पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन, अगर कुछ बातें लिखने से ही रह गई तो फिर वो तो छूट ही जाएगा ना भाई, वो कैसे फिर किसी को पता चलेगा, है कि नहीं। एरर ऑफ कमीशन, जहाँ पे एक अमाउंट के कारण दूसरा अमाउंट, दूसरी गलती ढक जाती है। जैसे हमने 100 रुपये का क्या किया, बिस्किट बेचा, लेकिन गलती से लिख दिया कि 100 रुपये हमें कमीशन रिसीव हुआ। अब इससे क्या हो गया, 100 का 100 अमाउंट था, तो 100 का 100 अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो मैच हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं देखो ये गलती हो गया कि सर यहाँ पे हमने बिस्किट बेचा तब पैसा कमाया है, ना कि कमीशन से कमाया है, तो ये गलत हो जाएगा, समझे। फिर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन करेक्ट साइड बट रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट। जैसे मैंने सैलरी अकाउंट लिखा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन सैलरी अकाउंट को मैंने सैलरी अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं किया, हमने कैश अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि नहीं है कि नहीं।
तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे परचेस मशीनरी किया गया है, परचेस अकाउंट में जाना चाहिए। देखो मशीनरी खरीदा है, अभी मशीनरी अकाउंट में इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ कर दिया है, परचेस अकाउंट में कर दिया है, तो वो गड़बड़ी हो सकती है। एंड चौथा होता है कंपनसेटिंग एरर, जो इफेक्ट करता है वन एरर कैंसिल कर देता है अनदर एरर को, जैसे ट्रायल बैलेंस अग्री तो कर जाता है, प्रॉब्लम होता है। ये बिल्कुल एक टाइप के नेचर के अकाउंट होते हैं एरर, ठीक है ना। तो वो चीज़ होता है, ये क्लर्किकल इश्यूज के कारण होता है। और ये भी सेम ही होता है कि बंदा जो लिख रहा है कुछ की जगह कुछ लिख दिया तो गड़बड़ी हो जाती है। याद रखने वाली बात है कुछ, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम इज साइंटिफिक सिस्टमैटिक वाइडली एक्सेप्टेड मेथड होता है, ओके। ऑल्दो सम एरर्स में नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस, कुछ एरर माना कि ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता, लेकिन बहुत सारे हेल्प करता है, ऐसा नहीं है ये। द सिस्टम रिमेन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। ये सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल है। और लूकस पिसोली जो है, इन्होंने इसका स्टार्ट किया था, ठीक है ना। लूकस पिसोली जो थे, इन्होंने 1400 सेंचुरी में, जो इटली के रहने वाले थे ये, वहाँ के बिजनेसमैन थे, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का निजात किया था। तो बस इतना सा याद रख लेना, और कुछ खास मेरे हिसाब से तो नहीं तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है, ओके। बेसिकली इन्होंने इस कुछ नोटिंग से मैं कराना चाहूँगा तुमको यहाँ पे, हिस्ट्री वाली बात मैं लिख करके लाया था यहाँ पे। देखो एक बुक लिखा था उन्होंने, ठीक है, जो बुक है ऑन डबल एंट्री सिस्टम for the first time written in 1494, ठीक है ना। किसने लिखा था, बाय लूकस पिसोली। ये मेलोनी आंटी के घर वाले थे, ठीक है ना, मोदी जी के साले थे ये, ओके। रेसिडेंट ऑफ द सिटी वेनिस, ठीक है, वेनिस इन इटली। बस ये एक नया बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये बुक ही कहीं ना कहीं आपको बता रहा था, ठीक है, इसके बारे में। बाद में इस बुक को, क्योंकि इन्होंने इटालियन में लिखा, बाद में इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई, ठीक है, बाय ह्यूज ओल्ड कैस्टल के द्वारा। कब, 1544 के अंदर, ठीक है, ओके। अब बाद में इसी को आगे बढ़ा करके इसका अलग से एक प्रॉपर बुक बनाई गई। देखो लेटर ऑन मेनी चेंजेस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम, अब बाद में बहुत सारे चेंजेस हुआ, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस को क्या करा, इनकॉर्पोरेटेड किया गया, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात इसमें कुछ कमियां थी, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करा गया इन दैट बुक, ठीक है। उसको बहुत सारे चेंजेस की गई, एडिट्स की गई, कटवट लगाया गया, उसके बाद और बेहतर बना करके इसको नाम दिया गया इंग्लिश, अंग्रेजों ने इसको अपना नाम दे दिया सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से। क्या नाम दे दिया, अंग्रेजों ने अपना नाम दे दिया इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से। क्या ये बात समझ में आया, जिसको वाज रिटेन, एक मिनट, वाज रिटेन, तो राइटिंग इतनी गंदी लिखी हुई है ना इसमें, पता भी नहीं चल रहा है। ऑन बुक वाज रिटेन बाय एडवर्ड जॉन्स इन 1785। तो ये कहानी लिख लेना, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे भी ऐसा नहीं कि तुमसे कुछ मतलब ऐसा पूछ दिया जाएगा क्या है क्या नहीं, लेकिन बिंग अ टीचर मेरी जिम्मेदारी थी वो पॉइंट को भी लिखवाना। मैंने बुक में इसलिए नहीं लिखा बिकॉज उतना सेंस बना नहीं रहा था, ये मैं अलग से लिखवा दिया, ठीक है। तो ऐसा है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि सर डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, सब रख लेना। ये क्वेश्चन बना लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिकल दिया गया है, ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल दिया गया है, आंसर मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है। तो परेशानी नहीं होगी तुम्हें। तीसरा, चौथा, ठीक है,
फिर चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, ये वाले क्वेश्चन है, बनाओ अच्छे से असर्शन रीजन, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर वन शॉट है, ठीक है। ये चैप्टर क्या है हमारा, वन शॉट में ही खत्म हो गया, क्योंकि कुछ खास था नहीं चैप्टर में। बोलो गलत बोल रहा हूँ, कुछ था कहाँ इस चैप्टर के अंदर। तो वैसे में वन शॉट में ही कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर। और ये चैप्टर का जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहा है, बेटा ये मेरे क्लास 11 की बैच की सेशन है, ठीक है। ये चैप्टर छोटा था तो एक वन शॉट में ही कंप्लीट हो गया। पहली बात तो मैं बता दूं, इसका स्पेशल मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इसका मैं स्पेशल वन शॉट वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कवर कर दिया था। तुम ऑलरेडी बाद में जाए हो तो इसको 2x पे देख के आधे घंटे के अंदर निपटा सकते हो, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। इसको आधे घंटे के अंदर निपटा सकते हो, या फिर बाद में लगा तुम लोग की रिक्वेस्ट आई तो मैं बिल्कुल बना दूंगा, बट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। अब बाकी सेल्फ स्टडी से आपका काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपको बे मतलब कि 50 वीडियोस देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम वेस्ट मत करो, गधा मत बनो। हाँ, तो यूट्यूब पे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये क्लास 11 की बैच की प्रॉपर रेगुलर क्लास की है। तो मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ। तो अगर आप दो बोर्ड्स के स्टूडेंट हो सकते हो, या तो आप आईएससी बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बैच को ज्वाइन करने के लिए ये आप इस नंबर को नोट कर लो, 6388556077। इस नंबर को नोट करेंगे। नोट करने के बाद आपको सेव कर लो वेदत के नाम से, इसको अपने फ़ोन में सेव कर लो, ठीक है। ओके, इस पे क्या करना, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। कॉल वगैरह मत करना मेरे भाई, कॉल रिसीव नहीं होती हम लोग, क्या व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके क्या करना है, जो भी कोर्स है आप उसमें इनरोलमेंट ले सकते हो, ठीक है। इनरोलमेंट ले सकते हो, वहाँ पे आपको क्या मिलती है, मेरी ये पीडीएफ बुक मिल जाएगी जिससे मैं पढ़ा रहा था। जो मैंने हाथ से लिख लिख के आपको बताया वो नोट्स मिल जाएंगे, है क्लास नोट। प्लस मैं आपकी होमवर्क कॉपी चेक करूँगा, बहुत सारे होमवर्क देता हूँ जो मैंने इस अभी दिया है ना, तो ये कॉपी प्रॉपर फेयर कॉपी में लिख के मुझे सबमिट करना होगा, वहाँ पे मैं चेक करता हूँ। उसके बाद आपको टेस्ट देनी पड़ेगी इस चैप्टर की, और उसमें 30 में से मिनिमम 60% मार्क्स आपको स्कोर करने कंपलसरी होते हैं, डैट इज 18 मार्क्स। ये जब पास कर जाते हो इस चैप्टर को, उसके बाद फिर तुम नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार होते हो, ठीक है। डाउट्स वगैरह प्रॉपर डाउट चैनल बने हुए हैं जहाँ पे मैं आपको डाउट्स की रिप्लाई कर रहा होता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आराम से इस क्लास पे ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारी 11th को मैं सुधार दूंगा और 12th को भी बेहतर बना दूंगा। अपना भविष्य का सोचा करो। देखो कल ही की, मैं आज की बात बता रहा हूँ, सुबह 10 बजे की बात है। मैं जब मैं यूट्यूब खोला तो वहाँ पे कमेंट नीचे आया था कि सर मेरे पेरेंट्स ने ऑफलाइन में किसी क्लास में ज्वाइन करवा दिया है कोचिंग, अब वहाँ पे टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे जैसा पढ़ाना चाहिए, और बहुत सारे टॉपिक को अधूरा छोड़ के भाग जा रहे हैं। वो एक चैप्टर को आधा पढ़ा है फिर बोलते हो गया, अगला चैप्टर पे चले जा रहे हैं। तो इस टाइप का ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्रॉपरली पढ़ाया जाता है, ओके। और मेहनत से पढ़ाया जाता है। तुम्हें जैसे मैंने याद करवा वैसे ही मेहनत करके मैं तुम्हारे सामने जी जान फूंक के पढ़ाता हूँ। तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी मेरे साथ जुड़ जाना है। तो अभी 11th है, फिर 12th है, जर्नी सही कर लोगे लाइफ अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप आज़ाद है अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। चलो, तो ये जानकारी थी। आप वेबसाइट वगैरह पे भी जाके हमारे चेक कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है सर, www.vedat क्या है .com, ठीक है। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे क्या कर सकते हो, हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इस बात को याद रखना, ओके। अच्छा, कोई बच्चा एप्पल यूज़र है, हो सकता है कोई बच्चा एप्पल यूज़र हो, सर मुझे iOS में यूज़र हूँ, मेरे पास आईपैड या फिर आईफोन है, मैं क्या करूँ, मैं आपका ऐप को नहीं डाउनलोड कर पा रहा। तो भाई आप लैपटॉप या फिर कुछ टैब ऐप का जुगाड़ कर लो, या कोई एंड्रॉयड फ़ोन पे कर लो, ठीक है ना। iOS पे हमारी ऐप अवेलेबल नहीं है, बिकॉज सिंपल सी बात है, जो कोर्स 100 रुपये की है ना, सीधे एप्पल वाले बोलते हैं इस पर 30% एक्स्ट्रा लगाएंगे। मतलब मेरी बैच है पूरी अकाउंट्स वगैरह के मिला के, मेरे सिर्फ मैं अकाउंट्स की बैच की बात कर रहा हूँ, 2500 रुपये की है। अब इस पर मैं 30% एक्स्ट्रा जोड़ के तुम्हें उसी बैच को अगर आईफोन पे लोगे ना भाई, 2500 और 30% 700, क्या होते हैं 750 हो जाएगा ना। यानी कि तुम कह सकते हो यही बैच का प्राइस बढ़ के 3250 रुपये हो जाएगा, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। अब प्लस इस पे 18% की जीएसटी, हमारी गवर्नमेंट भी कम थोड़ी है, इस पे भी 18% की जीएसटी लगाती है, यानी 750 प्लस 18% और प्लस 2500, यानी कि 3385 रुपये का ये पड़ेगा। कोई शौक नहीं है मुझे गाली खाने का तुम लोगों से कि सर एंड्रॉयड पे मैं 2500 का बेच रहा हूँ, iOS पे 3385 का क्यों। कल के तुम ही लोग में से पहला पर्सन रहोगे जो मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं हम लोगों से, दोहरा व्यवहार मत करो, ठीक है। तो वो पंगा मैं पालना नहीं चाहता, इसलिए मैं आईफोन से दूर ही रहता हूँ। भाड़ में गया iOS, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पढ़ना है लैपटॉप वगैरह, जिसके पास आईफोन है भाई एक एंड्रॉयड फ़ोन भी अरेंज कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर तुम सफारी पे जाओ, www.weather.com लिखो, वहीं पे तुम यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेब वर्जन पे तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ऐसा है। ओके, तो मैंने ये बात भी बता दिया कि क्यों मैं iOS से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। कल भी एक चैप्टर हम लोग वन शॉट में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर देने का, चाहे 2 घंटे का क्लास ही क्यों ना हो, जिससे 2 चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 और 8 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 7 हो चुका है, 8 कल हो जाएगा। और अगले हफ्ते से हम लोग जनरल एंट्री चालू करेंगे, और वो लगभग 2-2 घंटे क्लास जाएगा, 3-3 घंटे देखना पड़ता है। टायर्ड भी तुम लोग ना हो जाए, ये ध्यान देना पड़ेगा ना मुझे। तो देख करके अगली क्लास में हम लोग जनरल एंट्री को भी वाइंड अप करेंगे, मतलब ख़त्म कर रहे होंगे, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग की सिलेबस अब थोड़ा फुल फ्लेज में जा रही है, और ये मैं इसलिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वीडियो, बिकॉज अभी भी बच्चे परेशान है, पेरेंट्स मैसेज करते हैं, सर आप पढ़ाते क्यों नहीं रेगुलर क्लास। अरे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आइए आप। तब हमारे टीम मेंबर बोलता अच्छा गरीमत है क्यों मैसेज करते हैं, तब हमारे बोलते हैं भाई क्लास चल रहा है ज्वाइन कर लो, तब वो ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनका क्या, तुम्हारा दोस्त है उनको बताओ। तुम यहाँ पे आ रहे हो ना भाई, तुम्हारे दोस्त भी तो होंगे, उनको भी सजेस्ट करो एटलीस्ट। आना ना आना उनकी अपनी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट सजेस्ट तो कर सकते हो, इतना तो तुम मेरे लिए कर सकते हो ना। तो प्लीज़ करना। चलो बाय बाय।